नमस्कार, डी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे हम कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो ये कि वंदे मातरम को लेकर के जो विवाद इन दिनों बढ़ा हुआ है वो विवाद कहां तक पहुंच गया है, क्योंकि 2 टुकड़े करने की बात कांग्रेस ने कही है, तो इस पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे कि अमेरिका का जो रुख बदला है उसको लेकर, खासतौर पर इमरान खान को लेकर, उससे पाकिस्तान बेहाल है। और जो जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत में अमेरिका के राजदूत का जो नया ताजा बयान आया है वो जरूर पाकिस्तान को परेशान कर रहा होगा अमेरिकी राजदूत के बयान से। तो इस पर बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि कांग्रेस जो है वो अपने नाराज नेताओं से परेशान है, क्योंकि 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, इन दोनों ने क्या पार्टी से नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है? इस पर करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर अड़ी कांग्रेस को अमित शाह ने घेरा। कहा कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी, वंदे मातरम के किए 2 टुकड़े तुष्टीकरण को दिया बढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपालों के साथ अंतर्राज्यीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक। रक्षा, रणनीतिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर चर्चा। केरल के चर्चित CMRL एक्सालॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने किया हवाला के जरिए लेन देन के सबूत मिलने का दावा। और खेल की अहम खबर में, वर्ल्ड बैडमिंटन में भारत के आज 5 बड़े मुकाबले। प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी सिंधु, आयुष शेट्टी और सात्विक चिराग की जोड़ी पेश करेगी चुनौती। ये थे हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जो बात करने वाले हैं इस वक्त में वो ये कि वंदे मातरम का जो विवाद है उस पर अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ 2 स्टेंजा ही गाएगी। तो वंदे मातरम का जो 2 टुकड़ा किया गया है इस पर भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला किया है। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। CWC के फैसले में वंदे मातरम पर सोनिया गांधी की मुहर लग गई है। वंदे मातरम को लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ इन दिनों। कांग्रेस पार्टी संसद से पारित राष्ट्रगीत के सम्मान में पहले बोलने से कतरा रही थी, लेकिन CWC के फैसले ने अब ये सारे संशय दूर कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सिर्फ पहले 2 छंद ही गाएगी। तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है। बीजेपी का सवाल है कि आजाद भारत में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े क्यों? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के इंदिरा भवन में झंडोत्तोलन समारोह की तस्वीरें कंफ्यूजन से भरी हुई थी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के बीच सोनिया गांधी बार बार इसे रोकने का आदेश भी दे रही थी। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया जी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी देने की बात कर रही थी। तो कुछ नेताओं ने कहा सोनिया जी इस गीत को रोकने का आदेश दे रही थी। तो वंदे मातरम के कालजयी गीत को लेकर लगभग वही विवाद उठा जो कभी 100 साल पहले उठा था, लेकिन CWC ने रहस्य से पर्दा उठा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम से जुड़े विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही 1937 में तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे और देश के विभाजन की नींव भी डाली थी। देश एक बार फिर से वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में बंटने का असर पहले देख चुका है और दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। तो कांग्रेस कह रही है कि वो 1937 में कांग्रेस कार्य समिति में लिए गए उसी फैसले पर चल रही है जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी माना था। तो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 1937 के रेजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी
और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। द नेहरू आर्काइव में रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम पर जो बैठक हुई थी उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। तो कहा जाता है कि यह फैसला मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में लिया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिन्ना वंदे मातरम के दो टुकड़े करने के बाद भी देश के दो टुकड़े करने की जिद छोड़ पाए क्या? ऐसा हुआ नहीं, दो टुकड़े हो गए। आजाद मुल्क अपने राष्ट्रगीत को अपने अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता मानता है, तो फिर इसमें तुष्टीकरण की सियासत क्यों? यही बड़ा सवाल है। तो जो कांग्रेस कार्य समिति ने यह फैसला लिया है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को बांटकर देश के विभाजन की नींव डाली थी। एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। तो उस समय कांग्रेस के फैसले से देश के दो टुकड़े हुए थे। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने ऐसा किया तो सवाल तो उठ रहे हैं। तो कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सीडब्ल्यूसी में सिर्फ दो छंद ही गाने का फैसला लिया गया है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First two stands था। वही भाजपा के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वंदे मातरम के गायन को लेकर एक समिति का गठन किया था उस समय। कई एक जगह ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, या कांग्रेस को 1937 का जो संविधान सरकार की एक जगह बनी, उस चुनाव में एक दिखाई दिया कि मुस्लिम लीग जो है प्रभावी है और मुस्लिम लीग के साथ या मुसलमानों के साथ अपना एक समझौता होना चाहिए। जिन्ना ने कहा कि शर्त एक है कि ये जो वंदे मातरम है ये गाना बंद करना पड़ेगा। ये उन्होंने इसके ऊपर खुलेआम खिलाफत की और मुस्लिम लीग ने अपना रिजोल्यूशन लिया अगस्त सितंबर 1937 में। इसके बाद नेहरू जी को लगा कि नहीं, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए, और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म कर दी कि वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भाजपा और आरएसएस को सलाह ना देने की नसीहत दे डाली। मुद्दा है ही नहीं। वो मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए हैं वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद पर कहा कि वंदे मातरम इतना कठिन है कि भाजपा के लोग भी इसे नहीं गा पाते हैं। आप भी नहीं जानते हो कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम सस्य श्याम राम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे। बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम तो हम भी तो गाते हैं। और भाजपा के नेता, सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने
कांग्रेस कार्य समिति में पारित किए गए इस प्रस्ताव की निंदा की है। जो वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव? जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। तो वंदे मातरम को लेकर के ये विवाद दरअसल शुरू हुआ था 15 अगस्त को दिल्ली में, जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है इंदिरा भवन, वहां से। लेकिन अब कांग्रेस ने इसको औपचारिक तौर पर अपने CWC में पारित करके कह दिया है कि वो सिर्फ 2 छंद ही गाएगी और नया कानून जो बना है राष्ट्रगीत को लेकर उसको कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में नहीं मानेगी। साफ कर दिया है। इसी पर बीजेपी हमला बोल रही है। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कौशल कांत मिश्रा जी, स्वागत बहुत बहुत। पवन पटेल जी, कांग्रेस के नेता। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। तो पहले शैलेंद्र के पास ही चलते हैं। शैलेंद्र, अब तो कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर वही प्रस्ताव पारित कर दिया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा कि कुर्सी के लिए ये बात थी या किसी और वजह से थी, कुर्सी लाना था इसलिए बीच में रोका, या फिर कुछ और वजह थी, या फिर सोनिया जी ने रोका, या क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन अब है ही नहीं। CWC में पारित कर दिया कि भाई हम नहीं गाएंगे, 2 छंद ही गाएंगे, उससे आगे नहीं गाएंगे। अब जाकर इस पर बीजेपी हमला बोल रही है। इस मामले को लेकर कुछ कानूनी मामले भी दायर किए गए हैं वंदे मातरम के अपमान को लेकर। यह विवाद अब दोनों पार्टियों के बीच आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। शैलेंद्र, देखिए, जब 15 अगस्त को वो तस्वीरें आई थी कांग्रेस मुख्यालय की, तब कांग्रेस की तरफ से अलग अलग सफाई दी गई थी, लेकिन तब भी बीजेपी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि देखिए ये जानबूझकर रोका गया था और केरल में जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्यों वंदे मातरम नहीं गाया गया 15 अगस्त को तमाम कार्यक्रमों में, संपूर्ण गायन नहीं हुआ वंदे मातरम का। और तब भी बीजेपी ने सवाल उठाया था। और अब बाकायदा जो कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करके कह दिया गया है कि सिर्फ 2 छंद ही गाएंगे। अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, तुष्टीकरण की जो नीति थी 1937 में मुस्लिम लीग से आपका समझौता था और मुस्लिम लीग के दबाव में आपने ये काम किया था, और उसके बाद मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई, जिन्ना तो पाकिस्तान चले गए। लेकिन आज की जो राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी है वो वही सोच रखती है जो मुस्लिम लीग रखती थी और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उस तुष्टीकरण की वजह से वो जब कानून बन गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने हल्ला गुल्ला करके उस वक्त बायकाट किया था, चूंकि वो एक मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे हाल ही में जो खत्म हुआ सत्र, उसमें अब आप उसको भी नहीं मानते। और देखिए, अब बीजेपी ये भी कह रही है कि देखिए, संवैधानिक संस्थाओं या भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से जो कानून पारित होता है वो कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं है। कांग्रेस के लिए जरूरी है उनकी तुष्टीकरण की नीति, क्योंकि जब शाहबानो प्रकरण हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ था, वो नहीं माना था, उसके लिए बहुमत के आधार पर उस वक्त वो बिल लेकर आ गए थे और कानून बनाकर पलट दिया था। अब संसद में कानून बनाया गया संपूर्ण वंदे मातरम को लेकर, तो कार्य समिति में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो कांग्रेस की आस्था किधर है, कांग्रेस क्या चाहती है, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है, जनता अब इसका एक तरह से जवाब देगी। बने रहिए हमारे साथ। अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से इसको जरा विस्तार देते हैं। विनोद जी, अब तो ये साफ है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कुर्सी के लिए या किसी और चीज़ के लिए। बात साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने भी संसद में पारित किया है तो कांग्रेस को ये स्वीकार नहीं है, वो सिर्फ 2 छंद गाएगी। ये कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी और भला क्या कर सकती है? हमला बोल सकती है, कांग्रेस को घेर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल एकदम साफ कर दिया कि नहीं, हम नहीं गाएंगे राष्ट्रगीत का, वो नया कानून हम नहीं मानेंगे। तो बस सीधा सवाल आपका ये है कि अब संविधान खतरे में नहीं है,
बिल्कुल, अब बिल्कुल एकदम मुक्त है संविधान। अब संविधान जो है खतरे में नहीं है कि देश की अगर सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट है, जो सर्वोच्च पंचायत है, और उस पंचायत की सर्वोच्च की जो संस्था है हमारे देश की, और वो अगर संसद से ये पारित कानून है कि हम वंदे मातरम हमें पूरा गाना है, तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, उसके पीछे भी माननीय सांसदों का अपना एक तर्क होगा, बेशक। और उसके तर्क के बाद अगर ये चीजें, अब देखिए कि आजादी के उस जश्न में, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये पूरा गीत बजा था। ऐसा नहीं है कि पूरा गीत नहीं बजा, पूरा गीत बजा। ये अलग बात है कि सोनिया गांधी 2 छंद के बाद में थोड़ी सी असहज हुई और वो लगातार इसे बंद करने के लिए कह रही थी, लेकिन ये पूरा गीत तब भी बजा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन वीर जो कांग्रेस के हैं कार्यकर्ता और लोग उसको रोका नहीं। केरल वालों ने तो शुरू भी नहीं किया, केरल वाले में रोका नहीं, लेकिन केरल वाले ने शुरू ही नहीं किया राष्ट्रगीत। किसी ने सोनिया जी को बताया नहीं कि कर्नाटक में ये गीत पूरा गाया गया, कर्नाटक में गाया गया, तेलंगाना में पूरा गाया गया। तो अगर इन स्टेट में ये गीत पूरा गाया गया तो केरल में क्यों नहीं गया? तो इसके पीछे लोग अब जान रहे हैं कि वहां भी मुस्लिम लीग का दबाव था, कि वहां कांग्रेस पार्टी के साथ मुस्लिम लीग है, तो केरल में वंदे मातरम नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो तर्क CWC से आया है वो तर्क नेहरू जी का ही अपमान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ऐतिहासिक साक्ष्य की बात कर रहा हूं जी। जो लेटर हमने देखी है उसमें नेहरू जी ने खुद जिन्ना को एक लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने बताया था कि ये वंदे मातरम गीत जो है वो किसी धार्मिक और धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। आजादी के जो मतवाले हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब से हो, वो वंदे मातरम गीत गा के ही सड़क पे एक तरह से अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, बिल्कुल अपने प्राणों की आहुति देते हैं, बलिदानी हैं वो। उन्हें नहीं दिखाई देता कि वंदे मातरम में कौन सा चीजें किसी के धर्म और आस्था को चुभ रहा। तो उन्होंने ये तर्क देते हुए जिन्ना को चिट्ठी लिखी कि ये 37 साल से कांग्रेस की परंपरा में गाया जाता रहा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अचानक जिन्ना का विरोध जो है, वो विरोध के कारण अगर इसके 2 फांक हुए, तो इस देश ने नतीजा देखा कि इस देश के भी 2 टुकड़े हुए। तो आज जब अमित शाह ने उस ऐतिहासिक रेफरेंस में ये बात करते हैं कि आप जब तुष्टीकरण के लिए देश की एक सार्वभौमिक और देश के राष्ट्रगान और देश के राष्ट्रगीत से कंप्रोमाइज करते हैं, तो ये कंप्रोमाइज का फॉर्मूला आगे भी जा सकता है। ये राष्ट्रगीत एक तरह से आप मानिए उन अमर बलिदानियों, सैकड़ों लाखों हजारों अमर बलिदानियों की एक कृतज्ञता है जब हम गाते हैं वंदे मातरम, और उस वंदे मातरम गीत को हम एक सम्मान के भाव से उठ खड़े होते हैं, ठीक तो वो सम्मान होता है। कांग्रेस पार्टी जितनी जल्दी अपने इस भूल को करेक्शन कर ले तो शायद राजनीति के रूप में भी उन्हें फायदा ही मिले। ठीक, लेकिन पवन पटेल जी, चलिए दिल्ली वाला कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया, हम इतना तो मानेंगे कि दिल्ली वाला कंफ्यूजन दूर हो गया, कुर्सी वुर्सी की बात नहीं थी, ठीक है, वो बात जो है थी कि भाई 2 ही छंद गाएंगे। लेकिन क्या केरल कांग्रेस और दिल्ली में जो सेंट्रल कांग्रेस है ये अलग अलग है? क्योंकि केरल में तो वो सरकारी कार्यक्रम था जहां पर शुरू तक नहीं किया गया राष्ट्रगीत को, तो ये जो CWC ने पारित किया है इसको तो केरल कांग्रेस ने 15 अगस्त को केरल की सरकार ने माना ही नहीं। वो वाला कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है कि कौन सा मतलब केरल और दिल्ली के लिए अलग अलग मानकर चलें। नहीं, प्रस्ताव जो पारित हुआ उसके बाद सब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा जी। और रही जो बात आदरणीय विनोद जी बोल रहे हैं, विनोद जी की बात करने से बड़ा मन रोमांचित हो गया कि आजादी के मत वाले क्या 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 बोल रहे थे, लेकिन उस समय संघ की क्या भूमिका थी, संघ के लोग जो इनके पूर्वज किस तरह से काम कर रहे थे, अंग्रेजों से 60 रुपए की पेंशन ले रहे थे, वो अलग बात है। अब जिसको देखो वही जिन्ना 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 कर रहे। अरे जिन्ना नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पर भारत की सर्व धर्म समभाव की परिकल्पना के हिसाब से उसके 2 ही छंद गाने की बात की गई थी। और उस छंद जिस कमेटी तो आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव पास करके महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, आचार्य नरेंद्र जी, सरदार पटेल जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सबको आप या तो तुष्टीकरण बता दीजिए या इन सबको गलत बता दीजिए, आज उसका पास कर दीजिए। अब ये जो जिन्ना की बात करते, हिंदू जिन्ना के साथ वहां सब मिलकर के सरकार नहीं बनाई इन्होंने। सिंध की विधानसभा में पार्टी
का प्रस्ताव पास नहीं हुआ, ये इतिहास इनके साथ है। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक सदन कर दे, संविधान में संशोधन कर दे, 2014 को आजादी माना जाएगा, 2014 में ही सबसे पहले आजादी मिली, इस चीज को माना जाएगा। और दूसरा प्रस्ताव पारित कर दे, भारतीय जनता पार्टी का जो भी विरोध करेगा वो देशद्रोह के संज्ञान में आएगा, क्योंकि भारतीय जनता इसका पार्टी जवाब कौशल जी देंगे आपको। जो उस समय 1937 में जो प्रस्ताव पास हुआ तो उसमें जो जो लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उस गाने को गाया, तो सबको आप पहले इसका जवाब कौशल जी देंगे। लेकिन तीन चीजें जो तथ्यात्मक रूप से आपने बोली हैं पवन जी, तीन चीजों पर मैं मेरी चीजों को जरा नोट कीजिएगा। एक तो आपने कहा कि इनकी आजादी के समय में क्या भूमिका थी। हम जितना हम जानते हैं, जितना हमने पढ़ा लिखा सुना, सारे लोग कांग्रेस की छतरी के नीचे, समाजवादी हों हिंदूवादी हों, सब लोग कांग्रेस की छतरी के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि ये तुष्टीकरण क्या उन लोगों ने की थी उस समय के बड़े नेताओं ने। आप अगर चाहें तो निश्चित तौर पर यह समझ सकते हैं जिन्ना जी का या जो कहिए मोहम्मद अली जिन्ना को, जिन्होंने देश को बांटा, उनको साथ में रखने के लिए, कांग्रेस के साथ में रखने के लिए, भारत के साथ में रखने के लिए यह समझौता ही तो था उस समय, जो कहा गया कि दो छंद रखते हैं बाकी चार को हटा देते हैं। ये तो तथ्य है ना सर। यही तो बता रहा, उनकी मजार में चादर चढ़ाने ये जाए, उनके सहयोग से सरकार ये बनाए, तब नहीं दिख रहा था, तब नहीं। अब तो पूरा इतिहास में कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पर ये दो छंद गाने की बात हुई तो ये सलाह दी क्यों थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? मतलब आप बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी बोले, अध्यादेश पारित करे कि सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश का जो कानून बनाया वो तो आप मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं अध्यादेश मान लेंगे। बता देना कि सबने गलत कानून किया, जो संसद में उन्होंने बना दिया उसको तो आप अवॉइड कर रहे हैं। प्रस्ताव गलत है, ये पारित कर दे भारतीय जनता पार्टी, बता दे कि सब सरदार पटेल सब कोई दोषी है, उनके खिलाफ केस चला दीजिए अभी। जवाब डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, सीधी सी बात है भाई, अब ये देखा जाएगा कि किसकी सरकार ने कानून बनाया है। आप भले इनकी सरकारों के दौरान बनाए गए कानूनों का पूरा पालन कीजिए। इन्होंने कह दिया कि आपको देश की जनता बहुमत दे तो दे, बहुमत देने के बावजूद आप संसद में कानून बनाएं तो बनाएं, इनका मन होगा तो पालन करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं पालन करेंगे। बोलिए कौशलकांत लालचंद जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 37 में प्रस्ताव पारित किया गया और सभी बड़े लोगों ने मिलकर के पारित किया, जिसमें गांधी भी थे, सुभाष भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, गीतकार स्वयं थे, सब ने पारित किया। पर उन्होंने क्यों पारित किया था? मैंने वही तो पूछा, थी? मैंने कहा पारित करने का मकसद क्या था? मजबूरी ये थी कि जब से वंदे मातरम बना था, जब हमारा 1901 के बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय सभी लोगों ने वंदे मातरम का नारा पूरा गाते हुए बंगाल की सड़कों को जाम किया था। बिल्कुल। उस समय बंगाल वंदे मातरम को गाने पर अंग्रेजों ने बैन लगाया हुआ था। तो मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने उस समय जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसकी वजह से इसका विरोध किया था। उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसी के अध्यक्ष, जो मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले मेन 3-4 लोग थे, उसमें एक जौहर साहब थे, अली ब्रदर्स वाले, उनको कांग्रेस ने 1919 या 20 के आसपास अध्यक्ष बनाया था। फिर काकीनाड़ा का सम्मेलन हुआ था, जहां से वो छोड़ के भाग गए थे, जहां विष्णु दिगंबर शास्त्री ने पूरा गाया था। तब से मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि वंदे मातरम में चूंकि हिंदू देवी देवताओं का नाम है, इस वजह से वो नहीं गाएंगे। उस समय देश ने ये फैसला लिया, चूंकि देश की आजादी की बात है, हमारा दुश्मन एक है, जो अंग्रेज थे, उनको भगाने के लिए, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए एक सर्वसम्मति से एक बेहतर भारत के भविष्य के लिए फैसला लिया गया था कि ठीक है भाई, आप लोग नहीं मान रहे हो तो हम 2 स्टैंजा आएंगे। ये बात सही मान लेता हूं। इसके बारे में बहुत सारे पत्ताचार हैं जिस पर डिस्कशन हो सकती है। सुनिए तो उसके बाद जिन्ना क्या माने, मुस्लिम लीग मानी क्या? नहीं माने। देश कट गया, बट गया। देश के 90% मुसलमान माने क्या, जिन्होंने पाकिस्तान के अनुमोदन का समर्थन किया था? नहीं माने। देश बट गया। जब देश बट गया तो वंदे मातरम तो पूरा ही रहेगा ना। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र और मिश्र, इसके अलावा आ रहा हूं पवन जी, आ रहा हूं। जो 24 जनवरी 1950 में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कि जो स्टेटस जनगण मन को दिया जाएगा उसके बराबर स्टेटस दिया जाएगा वंदे मातरम को। उसमें आगे जाकर के ये भी कहा गया था कि क्योंकि जो मेरे ख्याल से जॉर्ज पंचम आए थे जब उनके शान में वो जनगण मन गाया था, ये आरएसएस नहीं कह रही थी। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले भी कांग्रेस के थे, शायद कामत साहब थे, ठीक है, जिन्होंने ये बात आइडेंटिफाई की थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि चूंकि ये जनगण मन अधिनायक जय भय में पूरे देश के नाम नहीं है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रामीण, उत्कल, बंग, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन उतनी ही जगह था, असम नहीं था, नॉर्थ ईस्ट नहीं था, राजस्थान नहीं था, जम्मू कश्मीर नहीं था, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं था, उसका नाम नहीं था, संयुक्त प्रांत का भी नाम नहीं है, उसको उस संयुक्त प्रांत का नाम। तो उस समय उन्होंने इस जनगण मन के लिए बोला था कि भविष्य की आने वाली सरकारें इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकती हैं, और उसी के आगे ये लिखा था कि और जो सम्मान और जो कानून जनगण मन पे लागू होते हैं वही सारी चीजें वंदे मातरम पे लागू होते होंगे। आपका कौन? तो अगर जब ये संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो अध्यक्ष थे उन्होंने लिखा हुआ है, आपका कौन? तो जैसी सरकार आएगी वैसा होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और कानून आप नहीं मान रहे हो, अब लाल किताब लेके आप नहीं घूम रहे हो, अब संविधान खतरे में नहीं है। पवन पटेल जी, आपके समय में पास किए गए इमरजेंसी लगा करके पवन पटेल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा इमरजेंसी लगा करके बैक डेट में जिन लोगों ने संविधान की मूल भावना को बदल दिया, ये जो बता रहे हैं आज इनके पास जवाब देते बन नहीं रहा, जो ज्वलंत मुद्दे उससे संबंधित एक जवाब देते नहीं बन रहा। अभी इनका शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया है। अरे हम ये कह रहे हैं 1937 भागने क्या कर रहे थे? भागने लगे, यही कांग्रेस का असली कैरेक्टर है। अभी भगोड़े हो गए। इशू पे बात कीजिए, इशू पे बात कीजिए, इशू पे बात कीजिए, इशू पे इशू पे बात कीजिए, इशू पे बात कीजिए, इशू पे बात कीजिए, वंदे मातरम पे बात कीजिए। अरे भैया वंदे मातरम पे बात कीजिए, वंदे मातरम पे बात करो। बाकी सारे मुद्दे उठा लीजिएगा, ये मत बताइएगा केरल में सरकारी समारोह में क्यों नहीं राष्ट्रगीत गाया गया? कैरेक्टर है, पत्थर मारो और भाग जाओ। तब तो समझ में आएगा ना, साथ में बोलेंगे। इशू पे बात करो ना, इशू पे बात करो, इशू पे बात करो। आपकी बात मैंने मुझे बोला ना, पवन मेरा नाम है, इशू पे बात करो, तो सुनो इशू की बात। इशू पे बात करो। 1950, अरे यार 1950 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी वंदे पीछे जो हुआ बहस को आप थोड़ा प्रेजेंट में लाइए, बहस को थोड़ा प्रेजेंट में लाइए। केरल में क्यों नहीं गाया सरकारी समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह, कोई पार्टी का फंक्शन? ठीक, थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज मान लेते हैं, कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर 2 ही छंद गाएगी, ठीक है। अब वहां तो केरल में तो वो सरकारी फंक्शन था स्वतंत्रता दिवस का, उसमें 6 और 2 तो छोड़िए, उन्होंने तो शुरू तक नहीं किया। इस पर क्या कहना शैलेंद्र मिश्र, इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई? क्योंकि अभी पवन जी को मैंने पूछा कि भाई ये दिल्ली वाला कंफ्यूजन हो गया, CWC के ने पारित किया, दूर हो गया, लेकिन ये केरल से लेके दिल्ली तक वाला केरल वाला कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हो रहा। 1937 से अभी तक सो रहे थे क्या? 1937 से आज तक सो रहे थे क्या ये लोग? सरकार आपकी थी, सरकार आपकी थी, कर लेते। जब जिन्ना ने नहीं माना, जब जिन्ना देश को काट कर और बांट कर ले ही गए, तो कहते आप वंदे मातरम को नहीं काटेंगे, अब 2 से 6 छंद कर लेंगे। आपकी सरकार थी सर। शैलेंद्र मिश्रा बता रहे, शैलेंद्र मिश्र बताइए, केरल वाले पर कांग्रेस का कोई एक्सक्यूज है? रुकिए शैलेंद्र बोलिए, बड़े देश में भी बन रहे हैं। बोलिए शैलेंद्र। लालचंद्र, बीजेपी के एक नेता ने मुझसे बातचीत में कहा कि शायद कांग्रेस को लगता है कि गांधी परिवार के लिए जो सुरक्षित सीट यूपी में रहती थी
अमेठी एक बार हार चुके हैं, रायबरेली पर भी खतरा है। तो अब चूंकि वायनाड को बहुत सुरक्षित सीट बनाना है और वहाँ के गणित आप जानते हैं, नवीन नितिन वाली सीट भी हार चुके हैं, नवीन नितिन वाली सीट भी हार चुके वंदे हैं। मातरम का एक दो छंद भी मत लेकिन ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं होगा, सिर्फ एक सुरक्षित सीट का मामला नहीं होगा, मामला ये बड़ा होगा। को नहीं कहा गया वंदे मातरम सरकारी कार्यक्रम, मामला बड़ा होगा। याद रखिए वहां पर जो है ना, वहां बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय मुस्लिम लीग को इन्होंने दिए हैं, केरल कांग्रेस ने अपनी गठबंधन सरकार में। चोरों का कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो भी मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर कांग्रेस कर चुके हैं, भी आरोप बीजेपी लगा रही केरल में। और यही मुस्लिम लीग के दबाव में 1937 में सिर्फ 2 स्टेंजा गाने का अप्रूवल हुआ था, और आज जब देश आजाद हो गया है तब भी कानून भी बन गया, उसके बावजूद कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। उस वाली मुस्लिम लीग ने तो 2 स्टेंजा मान भी लिया था, ये वाली मुस्लिम लीग तो 2 स्टेंजा भी नहीं मान रही है। अगर मानती तो केरल में 2 स्टेंजा भी कम से कम गाते तो सही। ये वाली मुस्लिम लीग तो 2 स्टेंजा भी नहीं मान रही। विनोद जी, ये लगता है जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा हो। जो शैलेंद्र कह रहे थे कि उस वाली मुस्लिम लीग ने 2 स्टेंजा माना, मैंने कहा कि इसने तो 2 स्टेंजा भी नहीं माना केरल में। आपने बहुत सही पूछा पवन जी को कि इतिहास को छोड़ दीजिए, हाँ, बहुत हो गया वर्तमान में आइए। अब वर्तमान में आइए। वर्तमान में ये है, सवाल सिर्फ यही है, आज के पूरे सारे लोगों को, जो बार बार पवन जी जैन जी कहते हैं, सारे लोगों को ये जानने का हक है कि ये देश का बंटवारा हुआ जिस सिद्धांत पे, जो धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे इस देश को आपने बांटा और आपने अपने राष्ट्रगीत को भी बांट दिया। बिल्कुल ठीक है, वो कंप्रोमाइजिंग का आप लोगों का जो भी रहा होगा फैसला। ये देश आजाद है और इस देश आजाद के देश में अब क्या ये फॉर्मूला है कि अब इस देश को फिर से उसी 1937 का एक प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ेगी? इस आजाद देश में ये कौन सा तर्क होता है कि किसी की भावना के साथ खिलवाड़ होगी, किसी के धर्म के साथ होगा? और ये देश का आजाद हुआ है जिसका नींव रखा है उन अमर बलिदानियों ने, उन शहीदों ने, उनके सम्मान में अगर हम उठ के अगर ये गीत गाते हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, तो ये इसमें किसका अपमान होता है? हम अपने राष्ट्र भूमि को, हम अपने राष्ट्र गौरव को, हम अपने राष्ट्र को अगर मातृभूमि के रूप में सम्मान के साथ खड़ा होते हैं तो इसमें किसका लॉजिक हम ले लें? लॉजिक के कारण ही ये देश का बंटवारा हुआ था। और इस लॉजिक को आप फिर से कांग्रेस पार्टी वो नासूर बना के इसको बड़ा करना चाह रही है कि इस देश में फिर एक बहस हो कि इस धर्म का ये स्वीकार होगा, इस धर्म का वो स्वीकार नहीं होगा। इस देश की संसद को अगर स्वीकार है तो पवन जी आपके CWC के स्वीकार होने या न होने से कोई फर्क नहीं कर पड़ता है। ये कान खोल के सुन लीजिए, देश की संसद देश की प्रभुसत्ता है और देश की संसद ने अगर ये फैसला लिया है कि देश की भावना, देश की जनमानस उस वंदे मातरम के साथ में है, तो आपके CWC उसमें रद्दी के टोकरी में रखने की चीजें है उस फैसले को। आप इस बात को नेहरू जी और आप पटेल जी और दुनिया, आप उन रेफरेंस से देके अभी आप इस देश के नौजवानों को बरगला नहीं सकते हैं। ये देश आज का नौजवान सभी नहीं बरगलाएगा, मुझे जो है, रुकिए पवन जी, मुझे आपसे 2 चीजों पर क्लैरिफिकेशन चाहिए भाई, मुझे 2 चीजों पर। एक तो सबसे पहली बात ये कि अगर इनके द्वारा बनाए गए कानून को आप ना माने तो आपके द्वारा बनाए गए कानून को ये ना माने, तब तो देश एकदम बिल्कुल जो है इधर से उधर हो जाएगा। कहेंगे ये यूपीए सरकार ने बनाया था ये कानून, तो हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात मुझे ये बताइए, आपने कहा कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है, CWC मैं भी मानता हूं दिल्ली वाला कंफ्यूजन दूर हो गया। अब मुझे बताइए आगे केरल में सरकारी कार्यक्रमों में होगा क्या? आगे केरल के सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बजेगा 2 स्टेंजा बजेगा या पूरा 6 स्टेंजा बजेगा? आप अपनी BD सतीशन की सरकार को क्या कहेंगे, क्या करो? बोलिए पवन जी, आप ही को पूछा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी विनोद जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बोल रहे हैं आज ही देश आजाद हुआ, वो भी तो क्लियर कर दे। आज आजाद हुआ है, 2014 में आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, कौन सी आजादी? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, इसमें क्या कंफ्यूजन है? क्लियर कर देना। अरे देश आजाद हुआ, ये बही खाता लिख के ये जमींदारी दे दे गांधी परिवार को, वही तो वही जो कहे वही सही। नहीं, मुझे जरा वो क्लियर कीजिए, आगे केरल सरकार करेगी क्या? राष्ट्रगीत को नहीं गाएगी सरकारी कार्यक्रमों में, या 2 स्टेंजा गाएगी या 6 स्टेंजा गाएगी? बताइए। वो सब आपको पता चल जाएगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पता चल जाएगा, यानी मैंने जो पहले बोला था कि CWC के प्रस्ताव से वो वाला कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, ये एस्टैब्लिश हो गई ना बात।
तब आपका देश प्रेम जागा था क्या? तब आपने डिबेट की थी जब बांसुरी स्वराज जनगण मंच में पैदल नहीं, मुझे ये बताइए, जो मैंने शुरू में सवाल उठाया था कि CWC का प्रस्ताव केरल वाले कंफ्यूजन को दूर नहीं कर रहा है, वही स्टैब्लिश हुई ना बात। आप कह रहे हैं आगे पता चल जाएगा, यानी कि आप अगले सरकारी कार्यक्रम का इंतजार करें केरल में कि वो राष्ट्रगीत को गाते हैं या फिर नहीं गाते हैं, या 2 स्टेंजा गाते हैं या 6 स्टेंजा गाते हैं, ये इंतजार करना होगा ना सर केरल वाला। हम जो बोल रहे हैं उसका जवाब तो दे दीजिए पहले। बताइए। जब बांसुरी स्वराज जनगण मन का अपमान किया था तब आपने डिबेट की थी क्या? किसने किया था? आपका देश प्रेम जागा था क्या? किसने किया था? रोए खड़े हुए थे क्या? अपमान किसने किया था? अरे बांसुरी स्वराज ने वीडियो नहीं देखा होगा, आपने देखा भी नहीं होगा, सही बात है, नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं आया होगा ना। अब कुछ पवन जी अगर ऐसा नहीं, आपने वो केरल वाला जवाब दिया नहीं, आप बचते रह गए पवन जी। आपने बांसुरी स्वराज वाला जवाब दिया क्या? कौन सा वाला? बांसुरी स्वराज ने जब जनगण मन चल रहा था, बांसुरी स्वराज अगर किया भी होगा तुरंत वो माफी मांग लेंगे। अगर कोई गलती हुई भी होगी पवन जी तुरंत माफी। हाँ बताइए। देश का कानून है पवन जी, आपको नहीं पता कि किया है कि नहीं किया है? कानून है ये, देश का आपको नहीं कानून पता कि आपको अधिकार देता है कि आप बांसुरी स्वराज के खिलाफ में FIR करवा दीजिए। आप राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अपमान मैं तो नहीं पवन जी आप तो बांसुरी स्वराज का कह रहे हैं। बांसुरी स्वराज MP है, नहीं मैं कह रहा हूँ आप बांसुरी स्वराज का कह रहे हैं ना। ऐसी घटना एक घटना राजस्थान में भी घटी और महाराष्ट्र में भी घटी। एकनाथ शिंदे जी के कार्यक्रम में गलत धुन बज गया था, उन्होंने तुरंत माफी मांगी। यहाँ पर राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ तो बीजेपी के वहां के अध्यक्ष ने तुरंत माफी मांगी थी। अगर गलती से हो जाती, आप भी कह दीजिए ना कि गलती हो गई थी, आप तो क्लियर ही नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। कौशल जी जल्दी से जवाब। लालचंद जी, कांग्रेस का कैरेक्टर नजर आ गया, ये केवल मुस्लिम लीग की लाइन पे चल रही है। इसे मुस्लिम तुष्टीकरण देश से ऊपर 50-60 रुपए पेंशन आप लो, करेक्टर हमारा निकल रहा है। अंग्रेजों के साथ मुखबिरी आप करो, करेक्टर हमारा निकल रहा है। पवन पटेल सुनो पवन पटेल ये करेक्टर है। हाँ आया ना, नजर नहीं आएगा, आपका आ गया। आप क्यों नहीं आएगा? क्या आ गया ना, बताइए। वही ना बोल रहे हैं कि आपका इतिहास क्या, तिरंगे का अपमान कर रहे थे। नजर नहीं आएगा? आजादी की लड़ाई जो लड़ाई अपमान कर रहे हो तो कैरेक्टर नजर नहीं आएगा क्या? मूवमेंट आंदोलन का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस की मेंटालिटी नीच है, कांग्रेस के लोग देशद्रोही हैं। पवन जी बार जो है ना वो इतिहास को लेकर चलते हैं। मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ तो केरल की सरकार आगे करेगी क्या सरकारी फंक्शन में? CWC ने कांग्रेस के दिल्ली वाले बातों को तो क्लियर कर दिया, लेकिन आगे क्या होगा ये समझ में नहीं। शैलेंद्र कुछ बोलना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे। एक लाइन बोलिए शैलेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऊपर रखा है देश को आगे रखा, मुगलों के तलवे चाटने वाले। पवन जी ये बता दें कि बोलिए पवन जी ये बता दें लालचंद जी कि 20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है। सब जगह संपूर्ण गायन हुआ वंदे मातरम का। तो महज चंद राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिससे केरल में गायन ही नहीं हुआ। नहीं तो 2-3 राज्यों में गाया है भाई, बाकी आरोप तो 2-3 राज्यों में गाया है। अपने बात कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में बढ़िया से गाया है। शुक्रिया। फिलहाल देखेंगे केरल में आगे सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाएगा या नहीं। शुक्रिया शैलेंद्र, शुक्रिया पवन जी, शुक्रिया कौशल कांत जी, शुक्रिया विनोद जी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान को लेकर के जो अमेरिका का रुख है, जो भारत में अमेरिकी राजदूत का एक ताजा बयान आया है, उससे पाकिस्तान में खलबली है। छोटे से ब्रेक के बाद। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने हाल में एक बयान दिया। इसको लेकर पाकिस्तान में खलबली है। पहले रिपोर्ट देखिए पूरी। बदले कश्मीर में अमेरिका को रास आया डल लेक। दरअसल भारत में अमेरिका के जो राजदूत सर्जियो गोर हैं, वो बुधवार को कश्मीर घाटी के अपने पहले दौरे पर पहुंचे तो डल लेक की खूबसूरती को अपलक निहारते हुए सर्जियो गोर ने जन्नत की खूबसूरत झील का जमकर लुत्फ उठाया। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद बदले कश्मीर का नजारा सर्जियो गोर के लिए सुखद अनुभूति देने वाला था। उन्होंने इस इलाके को बेहद खूबसूरत जगह बताया और संकेत दिया कि वॉशिंगटन कश्मीर के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है। सर्जियो गोर ने कहा कि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। कश्मीर का मेरा दौरा एक शानदार अनुभव है। सर्जियो गोर ने कहा कि मैं कश्मीर पहली बार आया हूं। यह बेहद खूबसूरत जगह है और इसीलिए मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। अमेरिका के भारत में राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर अपने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज ले पहुंचे हैं। उनका यह दौरा रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान जन भून गया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डीएफएस को तलब कर लिया। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा बताए जाने वाले बयान पर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध और आपत्ति दर्ज कराई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने को खारिज कर दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित इलाका बताया। इस्लामाबाद ने कहा कि ये बातें तथ्यों के हिसाब से गलत हैं और जम्मू कश्मीर विवाद पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख के खिलाफ हैं। तो अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के हैं ओमर अब्दुल्ला, उनके साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और इस पर आगे की कार्रवाई के लिए जानकारी वॉशिंगटन और दिल्ली ले जाई जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि पिछले महीनों में पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर तशद्दुद ढा रहा है, बड़ा जुल्म कर रहा है, लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। लोग पाकिस्तान से मुक्ति का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इधर के कश्मीर में अमन चैन की तारीफ सुनने पर बौखला जाता है। तो जिस बयान ने खलबली मचाई है ना, पहले वही बयान आपको सुनवाते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. और जम्मू कश्मीर के जो सीएम ओमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने सर्जियो गोर के इस बयान की सराहना की। It was as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve. वहीं कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने भी कहा कि कौन कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। किसने अभी तक कहा कि वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है? अगर किसी ने कहा है तो हम उसको कोट करें, वो तो प्रूवन फैक्ट है। तो अब कोई कहे, कोई फॉरेनर आकर कहे, उस बात को आप न्यूज बनाओगे, दैट मीन्स आप बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों पर शक कर रहे हो। कांग्रेस के नेता इस बयान की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का कहना है कि अमेरिकी राजदूत का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मैंने पहली बार सुना किसी यूएस एम्बेसडर का ऐसे बोलना। उनका स्टेटमेंट है ये दैट भारत का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन का भी मेंशन किया कि हालात में बहुत इम्प्रूवमेंट है और
जिस तरह का मोदी गवर्नमेंट ने एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद आर्टिकल 370 इसको हैंडल किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। और मुझे लगता है इससे काफ़ी जलन होगी पार, क्योंकि पार आपके बॉर्डर के अक्रॉस जो सिचुएशन है वो सब जानते हैं। पीओजे में किस तरह गोलियों से आम लोगों को जो आटा और बिजली मांग रहे हैं उनको गोलियों से भूना गया। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है यूएस एम्बेसडर का। एसपी वैद्य जी कह रहे थे कि उधर जलन होगी, वो संभावना व्यक्त कर रहे थे, सच में उधर जलन हो गई। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जो विदेशी मामलों पर पैनी नजर रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, बहुत बहुत आप ये सबसे पहले अखिलेश जी यही बताइए कि ये सर्जियो गोर का बयान, ठीक, एक तो ये बयान कितना अहम है, क्योंकि इसकी अहमियत को अगर समझा जाए तो सर्जियो गोर निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के बीच एक बेहतरीन सेतु का काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन इस बयान से पाकिस्तान में इतनी खलबली मच गई कि वहां के अमेरिकी अधिकारी को बुला करके खरी खोटी सुना दी। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा समय है जो कि पाकिस्तान को लगता था कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम कराने के, समझौता कराने के प्रयास में उनको काफ़ी महत्व मिल रहा है। और ऐसे में अमेरिका के राजदूत का जम्मू कश्मीर जाना, और मैं बताऊं आपको कि अभी वो जम्मू कश्मीर के बाद अभी लद्दाख में हैं। लद्दाख में भी उन्होंने कई जगहों की यात्रा की है, जबकि जो पत्थर की का जो गुरुद्वारा है वहाँ पे गए हैं, और भी कई जगहों पे उनको जाना है, वहाँ के लोगों से मिलना है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में जो सर्जियो गोर की ये यात्रा है, वह यात्रा भारत के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से और पूरी दुनिया के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। और कह सकते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से दुनिया के जनमानस को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ऐसे में सर्जियो गोर का यह बयान कि जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का महत्वपूर्ण अंग है, और साथ साथ तो यह भी कहना कि वहाँ सुरक्षा की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं और वो अपने देश के नागरिकों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी को शिथिल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान को इससे जिस तरह का कंट्रास्ट दिख रहा है कश्मीर के दोनों हिस्सों में, ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान का जो पीओके है, वहां पर देखिए कैसे सेना वहां गोली बरसा रही है और मास किलिंग कर रही है, नरसंहार कर रही है उधर, और लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इस कश्मीर को जाकर के जब सर्जियो गोर जाते हैं और इस तरह का बयान देते हैं, इस मायने में भी अहम है कि अमेरिकी राजदूत का जो ये बयान है, इससे असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से पर जो उनका नजरिया है दोनों कश्मीर को लेकर के, उस पर असर पड़ेगा। इस मायने में भी ये बयान काफी महत्वपूर्ण। हाँ, बिल्कुल, अभी मैं यही कह रहा था कि जो ये बयान है वो बयान भारत पाकिस्तान के अलावा दुनिया के सभी देशों के लिए एक संकेत है कि किस तरीके से भारत ने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिस तरीके से लोकतंत्र को सुनिश्चित किया, धारा 370 को हटाने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत का एक सामान्य राज्य और यूनियन टेरिटरी अभी है, वो इसकी स्थिति जो पूरी तरह से राज्य में अभी तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर वह एक पूरी तरह से भारत का एक अभिन्न अंग, जिस तरीके से बोलते हैं कि उनको एक ऑटोनॉमी जैसी मानी जाती थी, वो हर के सामान्य वो राज्य की तरफ बने हैं। तो ये सब सारी पहलकदमियां, चहलकदमियां जो ली गई है, इन पहलकदमियों के बाद जो है भारत को यह माना जा रहा है कि दुनिया में एक मॉडल स्थापित किया है कि जिस तरीके से जो कहाँ जहाँ डिस्कंटेंट है वहाँ कैसे आप डिस्कंटेंट को दूर करते हैं, जबकि उल्टे दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर है, वहाँ चुनाव भी हो रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है, विद्रोह को कुचला जा रहा है, उनकी बेसिक जो मांगे हैं उन बेसिक मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसी कंट्रास्ट को जोड़कर देखकर जो वहाँ बिलबिलाहट हुई है, और इसीलिए जो है वहाँ के जो राजदूत हैं, वहाँ के अमेरिका के HRD अफेयर्स, उनको बुलाया गया और वहाँ पे पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय में शिकारे पर खूबसूरती का नजारा लेते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल इस तस्वीर में। जाहिर सी बात है, बोला है आगे चल करके कि अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी में भी बदलाव इससे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन जी जुड़ने के लिए। और ये जो तस्वीर है इसमें अब अमेरिका ने ये कहा है, अमेरिका अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करता है, उसमें कश्मीर के लिए एडवाइजरी में वो सुधार करेगा अपने नागरिकों की यात्रा के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और दुनिया के कई देशों के पर्यटक अब कश्मीर में ज्यादा संख्या में आ सकते हैं।
उसको देखने के लिए, खासतौर पर जब सर्जियो गोर इस तरह का बयान दें। अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां कर्नाटक में सिद्धारमैया एक बार फिर से खबरों में है और इधर दिल्ली में चरणजीत सिंह चन्नी भी खबरों में। दरअसल मामला यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता बैठकों से गायब हो रहे हैं। कर्नाटक में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार और नेतृत्व में बदलाव के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कई नाराज वरिष्ठ विधायकों ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के द्वारा बुलाई गई, उनके नेतृत्व में बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल यानी सीएलपी की बैठक से दूरी बना ली। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा बुलाई गई ये पहली आधिकारिक सीएलपी बैठक थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्रिपरिषद में जगह न मिलने वाले कई असंतुष्ट विधायक, वरिष्ठ विधायक भाग ही नहीं लिए, हिस्सा नहीं लिया उन्होंने बैठक में। हाल में कैबिनेट विस्तार में कई वरिष्ठ नेताओं और उम्मीदवारों को शामिल नहीं किए जाने से विधायकों में रोष है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दल भाजपा और जेडीएस ने दागी माने जा रहे मंत्रियों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, जिससे सत्ताधारी दल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भाजपा के विधायक सुरेश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा, ऐसे मीटिंग से सिद्धारमैया दूर रहकर हाईकमान को अपनी असंतुष्टि का संदेश भेज रहे हैं। अच्छा, ये बात हो गई कर्नाटक की। इधर दिल्ली में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक यानी सीडब्ल्यूसी बैठक में शामिल नहीं हुए। चन्नी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और बैठक में पंजाब से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल होना था, क्योंकि वहां चुनाव होना है कुछ महीने बाद। हालांकि जानकारी के अनुसार उन्होंने निजी कारण का हवाला दिया और बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई। दरअसल निजी कारण क्या था? चन्नी पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं और गुरुवार को उनकी अंतिम परीक्षा है, यानी कि आज ही। इसी कारण वो दिल्ली में हुई बैठक में कल शामिल नहीं हो पाए। हालांकि चन्नी की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो कांग्रेस के नेताओं में जो इस तरह की असंतुष्टि है, नाराजगी है, तो भाजपा को मौका मिला। भाजपा के विधायक जो कर्नाटक में है सुरेश कुमार, उन्होंने कहा सिद्धारमैया का गुस्सा तो साफ दिखाई दे रहा है। बोलते थे कि ओबीसी सर्वे में करा रहा हूँ, ओबीसी का सेंसस में करा रहा हूँ, ओबीसी के इतने दिन दलित बोलते थे। अब ओबीसी का माध्यम चुन लिया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। इस देश में एक ही ओबीसी सीएम कांग्रेस के तरफ से थे, मान्य सिद्धरामैया जी, उनको रिमूव किया है। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर अपनी सफाई दी। सीडब्ल्यूसी मीटिंग हर महीने होती है ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ 80 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ नहीं सी पै रहा। सीधे जुड़ते हैं बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति के साथ, क्योंकि कर्नाटक में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सिद्धारमैया एक बार फिर से दूर रह रहे हैं। ज्योति, क्या खबर है? कितने विधायक, कितने वरिष्ठ विधायक संतुष्ट हैं सिद्धारमैया जी के साथ साथ, जो कि सीएलपी बैठक में आए नहीं? यशलाल सिंह जी, जब से सिद्धारमैया जी सीएम पद त्याग कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने जो एक्टिव पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं रहे। कोई भी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हो, उससे पहले जो मिनिस्टर्स की प्रमाण वचन समारोह था, उस वक्त भी सिद्धारमैया जी वहां पे मौजूद नहीं थे, उनका अनुपस्थिति वहां पे दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग जो है डीके शिवकुमार की नेतृत्व में पहली बार हुआ था, उन्होंने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस मीटिंग में भी उनका अनुपस्थिति दिखाई दे रहा था। तो जब जो कैबिनेट फॉर्म हुआ, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, उस वक्त से थोड़ा सिद्धारमैया जी नाराजगी दिखा रहे हैं हाईकमांड के साथ और उनके साथ साथ डीके शिवकुमार के साथ, क्योंकि जो उन्होंने जो लिस्ट दिया था, उनके लिस्ट के हिसाब से बहुत लोगों को कैबिनेट में नहीं लिया गया और महिला प्रतिनिधि को भी नहीं लिया गया। तो अगर उनसे हम बात करें तो वो कहते हैं कि अभी मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, तो थोड़ा इसलिए मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूं, थोड़ा मैं रेस्ट ले रहा हूं, ऐसा वो बात करते हैं। लेकिन रेस्ट नहीं है, जो हमें पता है, जो घायल हुए जो शेर है वो बहुत घातक होता है। बिल्कुल, तो ऐसे ही सही शब्द का इस्तेमाल किया ज्योति, बिल्कुल घायल हुए है ना। घायल इधर चन्नी जी भी हैं, मैं उनके बारे में अपडेट दे दूं। उन्होंने कहा कि आज पीएचडी की परीक्षा है, इसलिए कल दिल्ली वाली बैठक में नहीं। अब आप समझ सकते हैं, आज अगर पीएचडी की परीक्षा है, चन्नी जी आराम से कल आकर के अपनी पीएचडी परीक्षा में जा सकते थे। बहरहाल शुक्रिया ज्योति, फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।